तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं पानीपत युद्ध के बारे में। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पानीपत के युद्ध कितने हुए हैं, है ना। मुझे लगता तो ऐसा है, कमेंट में बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि भाई पानीपत के हुए हैं तीन युद्ध, एक नहीं दो नहीं तीन युद्ध। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम तीन युद्धों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, इस पहले युद्ध के बारे में जो पानीपत में होने वाला है। और बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कौन है भैया, कौन है ये महोदय हैं यहाँ पे आपके बाबर। कौन है भाई? बाबर। और यहाँ अपोजिशन में कौन है? ये हैं लोधी साहब। कौन से लोधी? इब्राहिम लोधी। क्या नाम है भाई? इब्राहिम लोधी। और ये महान युद्धों में से एक है जो भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं सीधी एक सल्तनत को ही बदल देने वाला है। एक से दूसरी सल्तनत चेंज होने वाली है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं इतिहास के झरोखों में एक युग परिवर्तित घटना है ये। इसके कारण कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा युग परिवर्तित हो गया भारतीय इतिहास का। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। और कब होने वाला है ये युद्ध? हो चुका है, होने वाला नहीं है ये, अभी तो मैं बताने वाला हूं आपको। युद्ध हो चुका है 1526 में, और गर्मियों की भरी दोपहरी में ये युद्ध हुआ था। हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, गर्मी का माहौल था, क्योंकि गर्मी होती है हमारे यहाँ अप्रैल में। कब होती है भैया? अप्रैल में गर्मियां चालू हो जाती हैं, और अप्रैल में ये युद्ध होता है। ठीक है, सो अप्रैल में ये युद्ध हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी मेरे साथ आपको यहाँ मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और हो तो दोस्तों को शेयर मार दीजिए इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ प्रथम पानीपत के युद्ध के बारे में। तो चलिए बहुत जल्दी, आपको लेट ना करते हो, जल्दी से अपन चलते थे टॉपिक पे कि क्या था पूरा का पूरा सिनेरियो मैं आपको पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं बता चुका हूँ कि बाबर ही वो व्यक्ति विशेष है जो कहीं ना कहीं भारत पर अपने जीत के द्वारा मुगलिया सल्तनत या मुगल सल्तनत को भारत में स्थापित करने वाला था। ये वही अहम युद्ध होने वाला है या होगा आपके सामने, जिसकी हम अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले हमने देखा था कि भारत में ये पहला युद्ध नहीं था बाबर का, लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध है भारत का जिसके द्वारा पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया, पूरा का पूरा इतिहास। इसके पहले बाबर के जो प्रारंभिक युद्ध हुए हैं वो कहीं ना कहीं पानीपत के पहले, मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो भारत में पंजाब वाली रियासत है, आज का पंजाब वाला जो माहौल है, वहां तक ही युद्ध सीमित हुआ करता था। लेकिन ये जो पानीपत का युद्ध था, ये सीधा दिल्ली की गद्दी जो थी, उस गद्दी पर प्रहार था, और गद्दी हथियाने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे किया जा चुका था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, नहीं आपने देखी तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए कि क्या क्या मैंने यहाँ पे बताया हुआ। तो भाई बहुत सारी चीजें ठाकुर ठोकर खा के ही बना जाता है। और बाबर के साथ भी यही हुआ कि बचपन में, छोटी सी उम्र में जब उन्हें गद्दी मिली और इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, दर भटकते रहे वो, कहीं ना कहीं दर भटकते रहे लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं इतनी यातनाएं भी दी हैं इतने समय में। तो धीरे धीरे मजबूती इनको प्राप्त होती चली गई, साहसी, निर्भीक, निडर ये बनते चले गए। और कुछ जीवन में जो इन्होंने सीखी वो सीखों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ ये इस्तेमाल करने वाले हैं इस पानीपत के युद्ध में। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वो सीखे थी, किन किन चीज़ों का इनने प्रयोग किया था इस पानीपत के युद्ध में। सबसे पहले इस चीज़ को हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कहीं ना कहीं कि एक तो बाबर है जो यहाँ लड़ने वाले हैं। दूसरे, ये बाबर अभी तक क्या है, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है, और आज के समय में राजधानी भी है काबुल। कहाँ की? अफगानिस्तान की। तो काबुल सल्तनत पे या काबुल पर इन्होंने कब्जा अपना कर चुका था 1504 AD के आसपास बाबर, है ना। अफगानिस्तान पे इन्हें कब्जा करने के बाद आसपास जो पाकिस्तान का, जो आज का पाकिस्तान वाला प्रदेश है, उसको भी जीता। और जो पंजाब भारत में पड़ता है और पाकिस्तान वाला पड़ता है, उन संयुक्त रूप से उसको ये जीत चुके थे। वो जीतने के पीछे कारण कहीं ना कहीं मैंने आपको बता चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण थे जिनके कारण भारत पर बाबर की नजर पड़ गई। ठीक है, अब वो नजर कैसी पड़ी, क्या पड़ी, वो सारे कारण मैंने आपको बता चुके थे। अब यहाँ जो हुआ है पानीपत में, जो दिल्ली सल्तनत के राजा है, कौन होने वाले हैं या थे बेसिकली। यहाँ पे हम हैं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आंखों देखी चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, क्या हो सकता हुआ। इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी की हम बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं अयोग्य था,
हम चर्चा करेंगे कभी इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे कि इब्राहिम लोदी में क्या था, ठीक है, कैसा था उसका शासनकाल, क्या सारी चीजें थी, पूरी मैं जानकारी आपको दूंगा। बिल्कुल इसी चैनल पे आपको ये सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो इब्राहिम लोदी जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अकुशल व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था, उत्तराधिकारी भी ढंग से नहीं था, क्योंकि ढंग से काम नहीं कर रहा था, है ना। चलिए बाबर के साथ हुआ क्या कि उसने सीखे क्या क्या सीखी जो यहाँ इस्तेमाल करने वाला है। वो सबसे पहली चीज तो देखो भाई, ये बाबर जो था इसको बोलते हैं चगताई तुर्क व्यक्ति विशेष, जिसके साथ कुछ समाहित हैं गुण। इनमें कौन कौन से गुण समाहित हैं? एक तो इनकी जो धरती थी फरगना, वो थी कहाँ की? उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज्बेक कहीं ना कहीं इनने कुछ चीजें उज्बेकिस्तान से सीखी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, उज्बेकिस्तान से इन्होंने जो चीज सीखी वो थी तुलगमा। क्या नाम है? तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति क्या होती है, सारी चीजों की हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे, डोंट वरी। उज्बेकिस्तान से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनने सीख ली जो भारत के लोगों को तो पता ही नहीं थी। और इनने भी क्यों सीख ली? क्योंकि कई बार ये उन चीजों से परास्त हुए हैं, कुटे हैं, बहुत ज्यादा इनके साथ बेइज्जती वाली हरकतें हुई हैं उज्बेकिस्तान के द्वारा, क्योंकि दो बार समरकंद पे आक्रमण किया, जीता भी और वहां से भागे गए, इनको मारा गया, भगाया गया, हराया गया, वो सारी चीजें हैं। तो इनने ये तुलगमा पद्धति कहाँ से सीख ली? उज्बेकिस्तान से। क्या थी तुलगमा पद्धति, उसकी भी हम चर्चा करेंगे यही इसी वीडियो में, डोंट वरी। उज्बेकिस्तान के बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनमें शिष्टता भी थी। किसकी? ईरानियों की। किसकी शिष्टता थी? ईरानियों की, याद रखना, ईरानियों की। तो ईरानियों से इन्होंने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। क्या सीखी हैं? क्या सीखा? ईरान से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, जो थी दूसरी चीज, वो है बारूद का प्रयोग। क्या सीख लिया भैया? बारूद का प्रयोग। ये कहां से सीखा? सीधा क्वेश्चन आता है कि बाबर ने बारूद का प्रयोग करना कहां से सीखा? तो ईरानियों से सीखा, ठीक है भाई, बारूद का प्रयोग। साथ ही शिष्टाचार भी कहीं ना कहीं ईरानियों से सीखा था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा ये महोदय मंगोल फैमिली से भी बिलोंग करते थे, जैसा हमें पता है ना, मंगोल फैमिली से। मंगोल से इन्होंने क्या सीखा? क्या सीखा मंगोल से? बताओ जरा। इन्होंने मंगोल पद्धति से सीखा व्यूह रचना करना। चक्रव्यूह सुना है ना नाम? तो व्यूह रचना जो है इन्होंने सीखी कहां से? मंगोल से। मंगोलियों से पूरी की पूरी व्यूह रचना करना इन्होंने सीखी। और आखिरी चीज मैं बता दूं, चूंकि ये तुर्क भी कहलाते हैं, चगताई तुर्क, तो खुद के तुर्क साथियों से, सजातीय तुर्कों से इन्होंने सीखी अश्व सेना का संचालन। क्या चीज सीख ली? अश्व सेना का, घोड़े की जो सेना होती है उसका संचालन सीख लिया, ठीक है। अब यही सारी चीजें हैं जो यहाँ प्रयोग करने वाले हैं ये पानीपत के युद्ध में। और कैसे कैसे सफलता इनके हाथ लगी, क्या क्या ये चीजें हैं जो पूरी की पूरी इब्राहिम लोदी या इनकी सेना के लिए बिल्कुल नई थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या आखिर, और ऐसी हाल हुई है इनकी कि ये बस युद्ध क्षेत्र में ही हार गए। क्या हुआ, मैं पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि पिछले 1525 के आसपास पंजाब के जो सूबेदार थे या पंजाब के जो राजा थे उस समय के, वो थे कौन थे भाई? कौन थे? जल्दी बताओ कमेंट करके। चलो मैं बता देता हूँ, दौलत खां जिनका नाम था। और उनके संबंध अच्छे नहीं थे इब्राहिम खां से, और इसी संबंध के चलते कहीं ना कहीं दौलत खां ने बाबर से मांगा था सहायता का हाथ। और इसी के अलावा इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां, इनके चाचा थे, चाचा ने भी कहीं ना कहीं बाबर से हाथ मिला लिया था कि भाई इब्राहिम लोदी को हटा दिया जाए, उनको मार दिया जाए या हरा दिया जाए, कुछ भी करो भैया, मुझे गद्दी चाहिए, इब्राहिम लोदी को नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या कारण था आलम खां का, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, कि आलम खां ने आखिर क्यों धोखेबाजी करी। जैसे एक वीडियो मैंने बनाई है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, तो भाई भाई का रिश्ता था, उसके बाद भी हिसाब पाई का करने के चक्कर में क्या कर दिया, यहाँ पे धोखेबाजी कर दी गई। किसके द्वारा? जयचंद के द्वारा। वैसे ही यहाँ पे भी दौलत खां लोदी, जो कि चाचा है, सगे चाचा है भाई, और सगे चाचा आलम खां जिनका नाम है। तो आलम खां ने क्यों ऐसा क्या किया, क्यों ऐसा कर दिया कि भाई आपने दूसरे विरोधी व्यक्ति को खुद बुला लिया अपने भतीजे के लिए, भतीजे को मरवाने। चलिए मैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ यहाँ पे। अब उन्होंने इनको बुलाया था, संयुक्त रूप से बाबर को आमंत्रित कर दिया कि भाई आ जाओ। एक और नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं याद रखिए, अगर इतिहास पढ़ते जाते हैं तो आलम खां ने या दौलत खां ने उस समय जो भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, मतलब एक दिल्ली सल्तनत का राजा तो अपने आप में शक्तिशाली गिना ही जाता था, हालांकि ये थे नहीं, लेकिन उस समय जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भारत का हुआ करता था वो था राजपूताना मतलब राजपूताना सल्तनत जो थी उस समय की, उसमें मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, संग्राम सिंह उनका नाम था। संग्राम सिंह से भी हाथ इन लोगों ने मिला चुका था कि कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को हराना है। तो राणा सांगा भी बाबर की सहायता करने के लिए तैयार हुए थे एक प्रकार से, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, सब कुछ नहीं था, तो उनने ना नुकुर करने से उनने कहा चलो ठीक है आ जाओ, कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं किया था भैया।
बाबर। तो अगला युद्ध जो होने वाला है पानीपत के बाद, जो दूसरा युद्ध होगा खानवा का। जैसा कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध तो केवल भारत की नहीं, दिल्ली सल्तनत की गद्दी थी, और खानवा का युद्ध जैसे ही जीत लिया किसने, बाबर ने, संपूर्ण भारत का विजेता बन गया उसी युद्ध के बाद, और किसी से जीतने की जरूरत ही नहीं रही बाबर को। और इसी के साथ ही पूरा का पूरा स्वप्न इनकी आंखों के सामने उतर आया और सारे के सारे रास्ते इनके लिए खुल गए भारत के। किस, खानवा के युद्ध का। क्यों, राणा सांगा को रहा है। तो राणा सांगा के लड़ने के पीछे या इस युद्ध के पीछे क्या कारण था, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बने रहना मेरे साथ। अभी यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ आपके सामने कि भाई दौलत खां हो गए। कौन कौन होगा भाई, दौलत खां। दौलत खां के अलावा इनके चाचा हो गए कौन, आलम खां। इन सभी लोगों ने, साथ ही साथ कुछ और अफगानिस्तान के अमीर लोग हैं जिन्होंने बाबर को आमंत्रित कर दिया कि भैया आपको लड़ना है, और लड़ना है। लड़ाई हो गई तय कि ठीक है भाई। तो ये बाबर जो है अब कहाँ है, काबुल से। काबुल से आ गए कांधार, कांधार से आते 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 सियालकोट, सियालकोट पाकिस्तान में आ चुके हैं इंटर करके। पाकिस्तान के बाद पंजाब आएंगे। पंजाब में आई है, इनने एंट्री जो मारी है, कहाँ से एंट्री मारी, जैसे हीरो एंट्री मारता है ना, वैसे ही इन्होंने भी एंट्री मारी पंजाब में। पंजाब में अंदर घुसे, ये कहाँ से घुसे बताओ जरा। सरहिंद का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सरहिंद में भी एक युद्ध हुआ था, अभी हम बात करेंगे। हुमायूं वापस जब जीत के आए, जब इनके बेटे हैं ना बाबर के, हुमायूं भाग जाते हैं, हार जाते हैं शेरशाह सूरी से। तो बाद में जब 1555 में वो वापस आते हैं, जीतते हैं, सरहिंद का युद्ध होता है। तो सरहिंद कहाँ है, पंजाब की बॉर्डर पे। पंजाब में सरहिंद में भी ये पहुंचे, उसके बाद पहुंचे अंबाला। अंबाला भी पंजाब में पड़ता है। और अंबाला के बाद वो जगह जो है, कौन सी जगह जहां की हम बात करने वाले हैं भाई, पानीपत। वो पानीपत जो है हरियाणा में पड़ता है, कहीं ना कहीं हरियाणा में पानीपत के युद्ध क्षेत्र में ये पहुंच गए। कौन पहुंच गए, बाबर पहुंच गए। और पहले ही पहुंच गए, समझ लेना भैया, पहले से पहुंच गए। जो पहले पहुंच जाता है उसके पास टाइम होता है। टाइम किस चीज का होता है, टाइम होता है स्ट्रेटेजी बनाने का। अच्छा, 5 साल का इंतजार तो इन्होंने पहले ही कर लिया था। बाबर ने 5 साल तो पूरा समय दिया है किस चीज को लेके, केवल युद्ध नीतियां तय करने की। क्यों, क्योंकि ठोकर खा के ठाकुर बने थे, बाबर कुट चुके थे, और बहुत सारी इनके साथ समस्याएं थी जिनका ये समाधान अब कर चुके थे। ये समझदार हो चुके थे, बचपन में की हुई गलतियों का इन्हें जो अब एक्सपीरियंस हुआ था, वो एक्सपीरियंस के साथ ही अब ये बस कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने वाले थे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किन किन कमियों के कारण ये कुटे थे, और वही कमियां इन्हें अब यहाँ जीत की ओर लेके जाएंगी। तुलगमा पद्धति कहां सीख ली, उज्बेकिस्तान से। क्या थी तुलगमा पद्धति, अब भी बताऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाइए। ईरान से बारूद का प्रयोग। भारत में बारूद का पहला प्रयोग भी इनने किया है। कहां किया था, हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। जो प्रारंभिक इनके आक्रमण हुए थे बाजौरा में 1519 में, पहली बार बारूद या तोप का प्रयोग किया था, और भारत की जनता वो त्राही मच गई थी। भारत की नहीं, खैर बाजौरा की जनता थी वो। उनने कहा भैया ये क्या हो रहा है, यंत्रदेव अस्त्र बगरा रहे हैं, वो बोला आग के गोले बरस रहे हैं भैया, कैसे हो सकता है, ये पहली बार देखा उन्होंने। ठीक है, तो बारूद का प्रयोग कहां से सीख लिया, ईरानियों से सीख लिया। मंगोलों से व्यूह रचना आप सभी ने, मुझे लगता है महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में वो अभिमन्यु का कांड देखा था कि नहीं देखा था, चक्रव्यूह की रचना करी गई थी, है ना। तो वो चक्रव्यूह की रचना कैसी होती है, सेना की, युद्ध में होती है। तो वही व्यूह रचना कहां से सीखी थी, मंगोलों से सीखी थी इन्होंने। किसने, बाबर ने। और फाइनली अश्वसेना का संचालन। भाई अश्वसेना का संचालन, क्योंकि अश्वसेना ही बहुत बड़ी टुकड़ी होती है आपकी जीत और हार का फैसला। क्या होता है, कैसी चीजें, सारी आपको यहां मैं बताने वाला हूं। पानीपत में पहुंच गए भी आइए, ठीक है। कौन पहुंच गए, बाबर। पानीपत में कहां से पहुंचे भाई, ये सरहिंद अंबाला होते हुए पानीपत हरियाणा में पहुंच गए। और पहले पहुंच गए, कब पहुंच गए, मेरे ख्याल से ऐसा मान सकते हैं कि 10 अप्रैल के आसपास ये महोदय 1526 कहां पहुंच गए, पानीपत पहुंच गए, बहुत पहले से पहुंच गए। अच्छा, ये युद्ध तो तय हो ही गया था, सब कुछ था। जब इन्हें पता चला कि भैया बाबर की सेना एंटर कर गई है भारत में, तो अपन भी चल देते हैं भैया। सरहिंद जब एंटर कर दी तो इब्राहिम लोदी ने कहा अब तो युद्ध तय है, कोई समस्या है ही नहीं, युद्ध करना है, तय करना। अब देखो हुआ क्या, अब बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। इब्राहिम लोदी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक अयोग्य व्यक्ति था, कुशल सेनापति तो था ही नहीं, बिल्कुल कुशल सेना। क्यों बैठे हो जब से आप, ये राजा भारत में बने जब दिल्ली सल्तनत के, लोधी वंश के आखिरी शासक कहलाते हैं। 1517 में जब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, सिकंदर लोधी नाम था पिताजी का, है ना। सिकंदरी गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किया था उन्होंने। और आगरा जो आपको नाम याद है, ताजमहल का आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आगरा इनके पिताजी बनाते ही नहीं तो ताजमहल होता ही नहीं। ठीक है, तो आगरा किसने बनाया, सिकंदर लोधी ने, जो इब्राहिम लोधी के पिताजी थे। आगरा शहर ही नहीं था पहले, है ना, तो उन्होंने बना दिया। अब भैया हुआ क्या कि इब्राहिम लोधी, इन्हें ये लगता था कि भाई ये बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब बढ़िया, बहुत बड़ी सेना थी, लाखों की सेना थी भाई इनके पास। लेकिन लाखों की लेके आए नहीं, इनने का क्या करना है यार, गरीब आदमी है बाबर, ठीक है जीत गया कुछ युद्ध, सब बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी सेना है। सो ओवर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था इनको, किसको, इब्राहिम लोधी को। तो इनने कहा चलो ठीक है, काम करते, 50,000 की सेना ले चलते हैं, बाकी क्या करेंगे, बोले अपन जीत तो जाएंगे 2-4 दिन में। तो
एक प्रकार से वेकेशन चल रही है अपनी, तो अपन ये मान के चलो, मतलब ये छुट्टी मनाने के हिसाब से गए थे, लड़ने नहीं गए थे, छुट्टी मनाने के हिसाब से। तो 50,000 का एक और जमूरा ले गए, पूरा अपना जो नाच नचनिया होते हैं ना बढ़िया बकायदा, पूरा संगीत वाद्य यंत्र, पूरा बढ़िया डांस वांस करते हुए पूरे लोग बाग जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर जब मिली बाबर को कि भाई 1 लाख लोग आ रहे हैं इनके यहाँ से, और बाबर के पास कहीं ना कहीं 12 से 15,000 अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं कि कितने लोग थे इनकी सेना में। वो ठीक है, हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज कि 3 गुना सेना थी इब्राहिम लोदी की और 1/3 सेना थी बाबर की। अब ये अपना गणित आप लगा लो, अगर आप 15 मान रहे हैं तो 50,000 इनकी मान लो, 20 मान रहे हैं तो 60,000 इनकी मान लो, 18,000 मान रहे हैं तो 50-55 के आसपास, ऐसा कुछ इनका प्लान था, है ना, अलग अलग, क्योंकि विद्वान अलग कहता है। तो हमें वो एग्जैक्ट तो कहीं कोई पूछने वाला है नहीं कि किसकी कितनी सेना थी, हमें बस ये पता है कि वो 3 गुना सेना थी बाबर की सेना से, जितनी भी। उसमें फिर और मैक्सिमम लोग जो लेके आ गए वो नाच नचनिया वाले लोग थे। आप जिसमें उन्होंने कहा कि शाम को क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कभी मस्ती करनी है तो क्या करना है कि वो अपने संगीतकार होंगे, नाचने गाने वाले, सबको। जब बाबर को पता चला कि भैया लाख लोग आ रहे हैं, तो बाबर की तो वही हवा टाइट हो गई कि यार भैया गलती तो नहीं कर दी कहीं हमने, ये जितने लोगों ने बुलाया है ये अपन को कुटवाने के हिसाब से तो नहीं बुलवा दिया, कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। तो इनको सोच में पड़ गई है कि भाई क्या करें, अब समस्या है, क्या किया जाए। बाद में फिर इन्हें पता लगा कि भाई देखो यार, कुछ अमीर लोगों से बात करो, पता करो कि है क्या माजरा, क्या इतने सारे लोग हैं, अपन कैसे जीत पाएंगे, क्या है ये माहौल। तो फिर उन्हें पता चला कि यार नाचने गाने वाले हैं आधे ज्यादा। तो बोल क्या बात कर रहे हो, इतने मनोबल बढ़ गया। बोले चलो अब तो आधे लोगों को हराना कोई समस्या नहीं है, अभी 1 के बदले 6 थे कि एक आदमी 6 को मारेगा, अब 3 को मारना है, चलो ठीक है। वो तो उनने गणित कर ली अपनी, बहुत अच्छे थे गणित में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये गणित कर लिया। अब इनने कहा कि यार क्या किया जाए, 10 अप्रैल पहुंच तो गई है पहले, तो यार पानीपत का जो मैदान है ना वो भाई थोड़ा सा ऐसा है ढलान वाला, पानीपत का मैदान ढलान वाला है। तो इनने कहा भाई क्या किया जाए, इनने का ऊपर वाली जगह पे पहुंच जाते, क्योंकि पहले पहुंच गए थे भाई, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज क्या है, यमुना के किनारे वाला इलाका है, सो ये इन्हें आना दिल्ली से यहीं से था इब्राहिम लोदी को, और ये यहाँ से आ चुके थे। तो इनने अपनी जगह कहाँ बना ली, ऊपर वाले क्षेत्र में। ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, पहले से ही इनने अपना बेड़ा डाल लिया, किसने, बाबर ने। अब इनके पास टाइम तो पर्याप्त था ही, पहले ही पहुंच गए थे, तो बोले क्या करें भाई, खाली दिमाग शैतान का, अगर कुछ तो करना ही है। तो इनने कुछ दिमाग लगाना चालू कर दिया। इनने पहले से ही व्यू रचना और सारी चीजों का पूरा अपना प्लानिंग पहले ही से कर ली। किसने, बाबर ने। क्या क्या किया, तुलगुमा पद्धति। अब मैं बता देता हूँ तुलगुमा पद्धति है क्या। ये तुलगुमा पद्धति का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये मान लेते हैं ये एक बैटल फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये बैटल फील्ड है, ये मान लो हम पानीपत के मैदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानीपत का ये मैदान है, यहाँ पे ये इब्राहिम लोदी की सेना है, ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना है यहाँ पे, और यहाँ पे है बाबर की सेना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, समझ में आ रही ना पूरी चीज। अब ये बैटल फील्ड है, यहाँ पे सेना है पूरी। अब इनके पास टोटल है कितनी, मान लेते हैं हम 15,000 की सेना, किसके पास, बाबर के पास। इनके पास है 50,000 की सेना, ठीक है, 15,000 50,000, कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आ रही। चलो, इनने क्या किया, इनने किया दिमाग लगाया। तुलगुमा पद्धति का मतलब होता है कि अपनी जो सेना है उसको इस प्रकार से विभाजित करना, और दूसरे की सेना को क्या करना है कि अपन को घेरने का प्लान करना है। तो रिजर्व फोर्स आप तैयार करके रखते। इनने क्या किया, केवल 5,000 की जो सेना थी अपनी, वो यहाँ पे आपकी दिखाई। सबसे पहली चीज तो 5,000 की सेना। इब्राहिम लोदी का और मन बढ़ गया, इतने से लोग हैं यार, शाम को चलेंगे बाबा पार्टी, शाम की पार्टी तो कहाँ होगी, घर में ही होगी अपनी, कोई समस्या नहीं। बाकी की इनने क्या किया, रिजर्व फोर्स लगा ली 5,000 की, कहाँ पे, छुपा के, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी 50,000 की सेना है भैया, किसकी, इब्राहिम लोदी की, और इब्राहिम लोदी सबसे आगे खड़े हैं, समझदार व्यक्ति। बोले पहले तो अपनी फोड़ेंगे साला, जल्दी से जल्दी खत्म करके निकल लेंगे, बहुत बढ़िया। अब और अच्छा बता दूं, इनके पास टाइम था बाबर के पास। इनने क्या किया कि आसपास यहाँ पे गड्ढे करना चालू कर दिया। गड्ढे करे पूरे में, हर जगह में, पूरी सेना में गड्ढे करके, यहाँ पे बीच बीच में क्या किया, ये जो गड्ढे कर दिए थे, इन गड्ढों में क्या कर दिया, वो लगा देते ना अपन भाले टाइप के, नुकीले, वो है ना, वो भाले लगा दिए, है ना। और बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे रथ जो थे बीच में उनको बांध दिया कि जगह मिले ही ना, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर इनने प्लानिंग कर दी। और इसके अलावा एक नई चीज थी इनके पास, एक तो समूह तोप, ये इनने क्या किया, अपना व्यूह रचना भी कर दी है पूरी। इसके अलावा तुलगुमा पद्धति से ये पूरा घेरने के हिसाब से चलने वाले, ठीक है। और क्या करा इनने, तोपें थी इनके पास, सो इनने तोपें एस्टैब्लिश करी। हमने बताया था कि इनके 2 निशानची थे बहुत बड़े, कौन कौन थे भाई, उस्ताद थे अपने आप में, है ना। तो क्या नाम था इनका, उस्ताद अली, एक निशानची ये थे, और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा, क्या नाम था,
मुस्तफ़ा। तो ये इनके दो निशानची थे भाई, बहुत तेज निशाना लगाने वाले व्यक्ति थे। तोपें लगा दी, फिर बीच में क्या कर दिया, तीरंदाज सेना यहाँ से लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? तीरंदाज सेना लगी। तोप, तीरंदाज सेना, दो ओर से, एक ओर से तोप। अब आएगी पूरी सेना, लड़ाई हुई भाई, लड़ाई हो रही है। तो यहां से इनने लड़ना चालू किया, इनकी सेना पीछे होती चली गई। इनको लग रहा है कि बाबा डर गए ये लोग, और पीछे से पहुंचते चले गए। ये यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे इनका, ये पीछे हो गए है ना, अब ये यहाँ आ गए, ठीक है, इनकी सेना यहाँ तक आ गई। इनने क्या किया, प्रॉपर अब ये घिर रहे हैं। ये लोग अब धीरे धीरे इसे क्या करेंगे, पीछे से इनको घेरना चालू करेंगे। क्या करेंगे? पीछे से घेरना चालू करेंगे। और जैसे ये घेरना चालू हुए, यहाँ से इनने हटाई क्या, अपनी सेना हटाई और तोपें चलाना चालू करी। तोपें भाई, अच्छा सबसे आगे क्या हुआ, सबसे आगे इब्राहिम लोदी ने जो 50,000 सेना थी उसमें हाथियों की सेना लगा दी पूरे में। पहले सबसे पहले कि इनने का जल्दी जल्दी कुचल देंगे, खत्म करेंगे, कौन परेशान हो। और जैसे ही तोपें लगना चालू हुई हाथियों में, तो उल्टी भगी हाथियों की सेना, उनकी सेना को ही कुचल मारा पहले तो। अब बची कुची सेना थी, इनने घेरा और फोड़ना चालू किया। यहाँ से तोपें चल रही हैं, फिर तीर मारना चालू, और बस ये पूरा माहौल हुआ है। और मैं बता दूं भैया, 10 तारीख को पहुंच गए थे, 12 तारीख को ये महोदय भी पहुंच गए, 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल से एक सप्ताह तो दोनों की सेना खड़ी है आराम से, आमने सामने खड़ी है। वो इधर सेनापति आंख दिखा रहे हैं कि ओए आओ ना, वो कह रहे हैं तुम आओ, अबे आ जाओ, हाँ तुम आओ। तो एक सप्ताह तक खड़े हैं दोनों, कोई हलचल नहीं मच रही है। लोगों में टेंशन होगी कि साला करे क्या, कोई तो शुरुआत करो भाई। तो 19 अप्रैल के दिन क्या हुआ कि बाबर ने रात को दावा बोल दिया, कहाँ, इब्राहिम लोदी की सेना, लेकिन वो असफल रहे, कुछ ऐसा ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर फाइनली फिर एक दिन का बीच में अंतराल रहा और 21 अप्रैल। तो ये कभी पूछ ले कि पानीपत का युद्ध आखिरकार हुआ कब, तो ये हुआ है भाई आपका कब, 21 अप्रैल के दिन, याद रखना, ठीक है। 21 अप्रैल के दिन ये पूरा युद्ध हुआ, सुबह से शाम तक खत्म भी हो गया, कोई समस्या रही नहीं। शाम तक इनकी सेना को इब्राहिम लोदी समेत इनके हजारों जो भाई बहन थे, मतलब भाई बहन नहीं सॉरी भाई थे जो इनके साथ वाले जो थे, सबको वहीं के वहीं ये बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए फाइनली, ठीक है। 21 तारीख को जैसे ही बैटल फील्ड में सबको हराया, तो अब इनके साथ बाबर के साथ कहीं ना कहीं उनका लड़का भी था, हुमायूं भी था। हुमायूं को इन्होंने जल्दी से कॉल लगाया, मतलब कॉल तो था ही नहीं, हालांकि बुलवाया कि भैया आओ हुमायूं, काम करो, बच्चे कुछ लोग हैं तो एक काम, पानीपत से पहुंचो जल्दी दिल्ली। कहाँ पहुंचना है, पहले आगरा पड़ेगा, आगरा पहुंच जाओ, एक काम करो आगरा पहुंचो और आगरा में जो भी है वो कब्जे में ले लो। आगरा लिया, एक और दूसरी टुकड़ी को बोला ख्वाजा, अरे ख्वाजा एक काम करो दिल्ली पहुंच जाओ। तो भैया दिल्ली पहुंचे, आगरा पहुंचे, वहां भी सब कब्जे में लिया। और फिर ज्यादा नहीं, 27 अप्रैल की बात है भाई, 27 अप्रैल को दिल्ली में क्या कर दिया, अपने नाम का खुतबा पढ़वा दिया। और 27 अप्रैल को ये बन गया क्या, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। कौन, बाबर। तो ऐसे पूरा हाल हो गया भैया कि आंखों देखा हाल है। ये पूरा बैटलफील्ड पे क्या कैसी पद्धति चल रही है, ये जीवन भर का इनके जितने भी एक्सपीरियंस थे सब यहीं पे इनने यूज कर लिए और इन्हें फायदा मिला भाई। ऐसे फिर मुगल सल्तनत का कहीं ना कहीं यहाँ पे डंका बज गया और भाई दिल्ली में सल्तनत स्थापित हो गई, किसकी, मुगल सल्तनत की। अब समस्या ये है कि हमें जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि मैंने युद्ध तो बता दिया, हमें दोनों व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कंपेयर भी तो करना है कि भाई बाबर और इब्राहिम लोदी, क्यों इब्राहिम लोदी हार गया और क्यों बाबर जीत गया। भाई सेना भी कम थी, यहाँ सेना भी ज्यादा थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि भाई जीत गए। तो देखो यार बहुत सारे कारण है। एक तो सबसे पहली चीज है कि वो ठोकर खा के ठाकुर बना है आदमी। इब्राहिम लोदी को तो मिल गया घर बैठे बैठा है सब कुछ, लेकिन ये व्यक्ति 12 साल से राजा बना, पिताजी एक्सपायर हो गए, दर दर की ठोकरें खाई, लोगों से कुटाई पिटाई सब कुछ हुआ, जैसे तैसे अपने आप को मजबूत बनाया, साहस बनाया और एक कुशल व्यक्ति बना। वो हार नहीं माना वो व्यक्ति। तो जीवन में भाई कभी आपके साथ कितनी परेशानियां आए, खड़े रहना है, बस खड़े रहेगा ना, अपने आप में आधी जीत तो आपने दर्ज कर ली। अब वो भली आप कहोगे कि किसका उदाहरण दे रहा हूँ, बाबर का उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं, मैं व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ कि उसके ऊपर कितनी क्या आई बाधाएं आई ना। बचपन से 12 साल से पिताजी एक्सपायर हो गए, हम लोग तो आधे में रो देते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, समझ रहे हो। तो कितनी बाधा है, आपको डट के खड़ा रहना है। खड़े रह गए ना तो आधी जीत आपकी हो गई, वो व्यक्ति जीता, ठीक है। अब ये व्यक्ति को क्या था, इब्राहिम लोदी को कुछ नहीं, घर से सब संपन्न था, पहले ही पिताजी थे और खुद राजकुमार थे, अपने आप में सारी चीजें। तो इनने खुद को क्या कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भैया अपन तो है ही राजा, सब कुछ बढ़िया है, सब चल रहा है, इतनी बड़ी सेना है, जीत जाएंगे। नहीं हुआ ना ऐसा कुछ। चलिए दूसरा, कुशल सेनापतित्व भी था व्यक्ति का, अपने आप में कुशल सेनापति था भाई, उसने इतनी रणनीतियां लगाई, इतना दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया। ये व्यक्ति राजा होने के बावजूद भी इनके पास कुछ दिमाग था नहीं, ये कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। कम सेना होने के बावजूद भी उसने उस सेना का कैसे इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करा भाई उसने।
यहाँ इनके पास ज्यादा सेना होने के बावजूद भी ये ढेर हो गए। ठीक है, इनके बेटे का भी कुशल नेतृत्व था, इनके सेनापति और भी जितने थे वो भी कुशल थे, इनके किसी सेनापति खुद भी नहीं थे कुशल, और बाकी सेनापति ने भी कुछ कर तो पाया नहीं ढंग से। ठीक है, और बात कर ले तो भाई अब किस्मत कह लो, जो भी कह लो भाई, इनके साथ कहीं ना कहीं खुद इनके अफगानी वंश के लोग इनके साथ थे, चाचा ही थे, उनने ही बुलाया था, है ना। और भी अफगानिस्तान के दौलत खां जो थे पंजाब के सूबेदार वो, और अफगानिस्तान के कुछ लोग जिनने इनका सपोर्ट कर दिया। इनके साथ ऐसा नहीं हो पाया, और यह एक दुर्भाग्य भी कह लो कि भाई आपस में ही फूट पड़ी हुई है। अफगानिस्तान के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। पतन में मतलब सोच लो, भाई भाई को मरवाना चाह रहा है, चाचा भतीजे को मरवाना चाह रहा है, ये सारे किस्से हो रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी कह लो, फाइनली हुआ कुछ ऐसा कि भारत में शुरुआत हो जाएगी किसकी? मुगल सल्तनत की। किसके कारण? इस युद्ध के बाद पानीपत का युद्ध। क्या ये युद्ध जीता जा सकता था? इब्राहिम लोदी हरा सकते थे बाबर? बिल्कुल हराया जा सकता था, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब इतिहास तो इतिहास है, जो बीत गया सो बात गया। हार गए और यहाँ मुगल सल्तनत स्थापित हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अब क्या परेशानी आएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पानीपत का युद्ध हो गया तो बाबर को सब फिर मिल गया? क्या ऐसे ही मिल गया सब कुछ? नहीं भैया, अब तो और मुश्किलें आने वाली। क्यों आने वाली? एक तो भैया पहली बार व्यक्ति जो है, आपको मैं एक इतिहास बता दूं कि चाहे भारत में कासिम आया हो 712 AD में, हिंदुओं ने या भारतीय लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया। गजनी आया हो, 17 बार आक्रमण किया हो, भारतीय लोगों ने बिल्कुल नहीं माना, और ना ही उसके अलावा गौरी आया हो। और बात कर ले तैमूर लंग आया हो, ये सभी आक्रमण करता थे, भारतवासियों ने कभी इनका स्वागत नहीं किया। ये सारी चीज जानता था कौन? बाबर। वो खुद अपने आप में तुर्क व्यक्ति था, कहीं ना कहीं चंगेज का और तैमूर लंग का वंशज था। वो समझता था कि अगर मैंने भारत में आते ही भारत को लूटने की सोची, हालांकि लूटा ऐसी बात नहीं है, इन्होंने जितने भी सेनापति थे या जितने भी इनके सैनिक थे, उन्होंने खूब अपार संपदा जो जीती है आगरा या दिल्ली से, वो इन लोगों को बांटी, खुशी में बांटी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे वो जानते थे कि अगर हमें भारत में रहना है तो भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि भाई हम अपने हैं, हम पराए नहीं हैं। तो इनने खुद को तुर्क नहीं बोला, इन्होंने खुद को क्या बोला? खुद एक नया नाम दिया, मुगल, जबकि ये चगताई तुर्क थे, है ना, जो मंगोल के आपके तैमूर लंग हो गए या फिर आपके चंगेज खां हो गए, उन्हीं के वंशज थे। इनने कहा कि भारत वालों को अगर लगा कि हम आक्रमणकारी हैं तो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इनने खुद की एक नई पहचान बनाई जिसको बोला मुगल यानी क्या? इन्होंने बोला कि हम आपके वाले हैं, हमारा ईमान, जैसे इस्लाम है ना, मुसल्लम ईमान, जिनका ईमान पवित्र है, इन्होंने वही बोला कि हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, हमारा सपोर्ट करो। मुगल इन्होंने खुद नया शब्द बनाया, जिसका मतलब क्या है कि हम आपके साथ, बेसिकली कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, भारत के लोगों का सपोर्ट करेंगे। और ये आगे हुआ ही चीज़ है, जैसे अकबर ने उस चीज़ को करके दिखाया। ठीक है, सो भारत की जनता ने भी फिर सपोर्ट करना चालू किया कुछ लोगों ने, धीरे धीरे, और ऐसे फिर बढ़ता चला गया मुगल सल्तनत। फिर बाद में कुछ चीज़ें हुई हैं और उसके कारण फिर पतन भी होने लग गया। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि और क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, कौन सा दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध कैसे होगा, खानवा का युद्ध क्या क्या समस्याएं होंगी और कैसे क्या होने वाला है। अगले वीडियो में मिलेंगे पूरी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।